गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने आपको बताया था बर्लिन की स्वतंत्रता और बर्लिन का नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। हमने बर्लिन की आइडिया बर्लिन जो नव उदारवादी हैं, तो बर्लिन का स्वतंत्रता का नकारात्मक विचार बताया था। और अगर बर्लिन की स्वतंत्रता की नकारात्मक बात को आप देखेंगे तो बर्लिन मानते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है अब्सेंस फ्रॉम रिस्ट्रेंट, प्रतिबंधों का अभाव। दूसरी बार बर्लिन मानते हैं कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, और फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। ये बर्लिन की नकारात्मक स्वतंत्रता के मायने हैं। इसका मतलब है, और आप एक बात, बर्लिन इज ए न्यू लिबरल। तो न्यू लिबरल की खास बात है, जितने भी न्यू लिबरल्स हैं दे ऑल सपोर्टिंग द नोशन ऑफ लिबर्टी। और एक खास बात ये भी आप देखें, जितने भी नवोदारवादी हैं उनके हो सकता है कहने के तरीके अलग अलग हों, लेकिन वो सब नकारात्मक आजादी को ही मानते हैं। क्योंकि वे मानते हैं, क्योंकि अगर बर्लिन जैसा व्यक्ति नव उदारवादी है तो उसने बड़े आर्गुमेंट कर दिए। कल मैंने वो बेसिक आर्गुमेंट आपको बता दिए। यानी हमेशा विकल्प ज्यादा होने चाहिए, चयन की आजादी ज्यादा होना चाहिए, यही सही मायने में स्वतंत्रता का मतलब है। और नव उदारवादी मानते भी हैं कि हमेशा चयन ज्यादा बाजारवादी अर्थव्यवस्था में होता है। मार्केट इकोनॉमी में हमेशा ऑप्शन ज्यादा होते हैं, और इसीलिए जब विकल्प कम हो या कोई व्यक्ति कहे कि जीवन का एक ही तरीका है, चाहे साम्यवादी हो, फांसीवादी हो, या कोई व्यक्ति के सत्य का कि यूनिवर्सल तरीका है, तो कहीं न कहीं लिबर्टी को दबाएगा। याद रखिए, जब भी हम दावा करते हैं कि पूरे विचार में समाज अर्थ के प्रबंध करने का केवल एक तरीका है जो हमारे पास है, इसका मतलब है हम असहमति को, आलोचना को दबाना चाहते हैं। और असहमति, आलोचना, विकल्प जिस दिन दब गए उस दिन आजादी खत्म हो जाएगी। ये बर्लिन का मतलब था। तो जितने भी नव उदारवादी हैं वो इसी दिशा में सोचते हैं। बर्लिन स्पेशलिस्ट से विचार किया, अदरवाइज आप हायक की बात करेंगे, फ्रीडमैन की बात करेंगे, नॉजिक की बात करेंगे, तो नव उदारवादी हमेशा इसी पर्सनल लिबर्टी की बात करते हैं। व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया जाए, तो दे ऑलवेज सपोर्ट द पर्सनल लिबर्टी। और बर्लिन ने कल क्या आर्गुमेंट दिया था वो मैंने आपको बता दिया था। तो बर्लिन ने जो बुक लिखी थी, टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के दो विचार, तो टू कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी के बाद उन्होंने कहा था कि एक तो इसका समर्थन किया नकारात्मक का, और दूसरा जिसकी आलोचना की थी वो है पॉजिटिव लिबर्टी। बर्लिन ने सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना की है। बर्लिन वॉज वेरी मच क्रिटिक ऑफ द नोशन ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी। वो सकारात्मक स्वतंत्रता के बहुत बड़े आलोचक हैं। तो जरा देखें आखिर में सकारात्मक स्वतंत्रता के मायने क्या है, कि व्हाट डज इट मीन बाय द पॉजिटिव लिबर्टी। और आपको फिर याद दिला दें, सकारात्मक स्वतंत्रता को एक और भी शब्द से व्यक्त कर सकते हैं, फ्रीडम। पिछली बार अंतर पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम। तो लिबर्टी का मतलब क्या है? जो स्वतंत्रता का नकारात्मक विचार है उसी को हम लिबर्टी कहते हैं, और जो स्वतंत्रता का सकारात्मक विचार है उसे क्या कहा जाता है? फ्रीडम। बहुत ध्यान से आप देखेंगे कि जो सकारात्मक वाले हम हमेशा फ्रीडम शब्द का ही प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर आ जाए तो भी आप यही लिखेंगे, लिबर्टी और फ्रीडम के बीच आ जाए तो भी आप यही बात लिखेंगे। एक बार मेंस में ये सवाल पूछ लिया गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिबर्टी एंड फ्रीडम,
तो बड़े सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि लिबर्टी एंड फ्रीडम का मतलब क्या है। और कई बार आप देखेंगे कि लोग ये मान के भी चलते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं अंतर क्या है। सच पूछे अंतर बड़ा बारीक है, अंतर बड़ा बारीक है कि फ्रीडम है, लिबर्टी है, आप दोनों को समानांतर रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर बताना चाहता हूँ, आपको अंतर बता दें तो आखिर में अंतर है क्या। क्योंकि जो कई आधुनिक विचारक हैं, रॉल्स है, मैकालुम है, वो इस अंतर को नहीं मानते। वो कहते हैं देयर इज नथिंग अ डिफरेंस बिटवीन नेगेटिव लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी। आमर्त्य सेन, रॉल्स, मैकालुम, ये सब लिबर्टी और फ्रीडम के बीच कोई डिफरेंस मानते ही नहीं। लेकिन बर्लिन ने माना है, इसके पहले भी कई लोग माना करते थे। तो आप देखेंगे पहले पॉजिटिव लिबर्टी और फ्रीडम है क्या। तो बर्लिन ने कहा जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो कुछ चीजें हमारे जहन में आ जाती है। उन्होंने 2-3 पॉइंट खुद बताया। बर्लिन ने कहा जब हम सकारात्मक आजादी की बात करते हैं तो इसके मतलब क्या है। तो उन्होंने पहला कहा सेल्फ मास्टरी, आत्मनियंत्रण। सकारात्मक स्वतंत्रता का पहला मतलब क्या है, आत्मनियंत्रण। सेल्फ मास्टरी। अब सवाल है इस आत्मनियंत्रण का मतलब आपने क्या समझा। आप एक बात है, एक ही शब्द का कई तरीका है। आपके लिए सेल्फ मास्टरी, आपके लिए सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ मास्टरी, सेल्फ रियलाइजेशन, जो भी आप कह लीजिए। आत्मनियंत्रण, आत्म साक्षात्कार। लेकिन सवाल यह है आत्मनियंत्रण और आत्म साक्षात्कार क्या है। आपने कहीं पढ़ा है क्या इसको, किसमें, गांधी में। इसे शब्दों का एक ही मतलब होता है, कहीं भी कोई यूज करे तो जो बेसिक शब्द है उसके तो एक ही मतलब होंगे। इसलिए सकारात्मक आजादी का ये मतलब होता है आत्मनियंत्रण या आत्म साक्षात्कार का मतलब है। अब सवाल है कि आपका अपने ऊपर नियंत्रण है या नहीं है। आपका अपने ऊपर नियंत्रण है तो ऑप्शन नंबर 1 है, अलार्म बजने पर आप उठ नहीं पाते, उड़ जाते हैं। ठीक है। कभी थोड़ा सा, कभी हुआ कि आसपास हम मन नहीं कर रहा है फिर भी क्लास चले आए, ऐसा होता है नहीं होता है। आप याद रखिए, मन कर रहा है इससे ज्यादा ना खाएं फिर भी दबा दिया, भले बाद में उल्टी कर दिया, कभी हुआ या नहीं हुआ। इस याद रखिए आत्मनियंत्रण का सीधा सा मतलब होता है, देखिए आत्मनियंत्रण वाले जो भी लोग मानते हैं, जो भी शब्द का प्रयोग करेगा, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मनियंत्रण, वो मेटलिस्ट व्यक्ति नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं उसका झुकाव आदर्शवाद की तरफ रहेगा। ऑलवेज रिमेंबर, जो भौतिकवादी होते हैं वो व्यक्ति में ऐसा कोई डिवीजन मानते ही नहीं। एक खास बात आप याद रखिए, जो मेटलिस्ट किस्म के लोग होते हैं वो कहते हैं ह्यूमन बीइंग आर सेम एंड द डिजायर ऑफ ह्यूमन बीइंग आर सेम। मानव एक है, उसकी इच्छाएं एक है और सब अपने लिए ज्यादा ज्यादा सुविधाओं खोज में लगे रहते हैं, यही मानव है। जिस आदर्शवादी किस्म के लोग होते हैं वो मानव को अलग अलग तरीके से मानते हैं। वो कहते हैं देखिए भाई, मानव होने का मतलब क्या होता है, नैतिक होना, सदाचारी होना, अच्छा होना। अगर जबकि इनसे पूछा जाएगा भाई मानव होने का मतलब क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, सेल्फ क्रिएशन। उनसे पूछा जाएगा कि सेल्फ क्रिएशन का मतलब क्या है। कहीं जो टैटू लगाना चाहता है टैटू लगा ले, जो घूमना चाहता है घूम ले, जो कोई जीवन में काम करना चाहता है काम करे या ना करे, दैट इज सेल्फ क्रिएशन। यानी हम ये नहीं बता सकते क्या अच्छा है क्या बुरा है। लेकिन याद रखिए आदर्शवादी लोग हमेशा नैतिकता के संदर्भ बोलते हैं। इसलिए इनसे पूछा जाएगा कि कोई सिगरेट पिए, शराब पिए तो क्या है, आजादी, पर्सनल लिबर्टी। ये कहते हैं शराब और सिगरेट पीना मानव होना नहीं, पशु होना है। यानी जो लोग शराब और सिगरेट पीते हैं, अगर उन्होंने डीओजी कह दीजिए तो कोई बुरा नहीं होगा। क्यों, उनके उनके मन का उनके शरीर पर नियंत्रण नहीं रहा। शरीर का महत्व ज्यादा है या विचारों का, शरीर का महत्व ज्यादा है या नैतिकता का। इसे याद रखिए, शरीर पर, जीव पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि हम डीओजी से ज्यादा कुछ हुए नहीं। पशु का जीव पर कोई नियंत्रण नहीं होता। एंटायर भाई पशु का जीवन का मूल उद्देश्य क्या है, खाना पीना, बस इतना ही उद्देश्य होता है।
मानव जीवन का यही उद्देश्य है। मानव जीवन का यही उद्देश्य है। ये आत्मनियंत्रण था गांधी ने कहा अब मुझे भैंस का दूध नहीं पीना है। और हम लोग हैं दोस्तों, रसमलाई दबा देते हैं, भले ही गड़बड़ हो जाए, डॉक्टर ने मना किया मत खाओ मत खाओ, खाई देखते हैं यार, जब खा के देखते हैं, मरना वैसे भी है। आत्मनियंत्रण का अभाव है। यानी अगर के सब कुछ खाना पीना चाहिए, जो खाने लायक हो वो खाना चाहिए। सब कुछ पीना चाहिए या पीने लायक हो वो पीना चाहिए। सब कुछ करना चाहिए, जो करने लायक हो वो करना चाहिए। करने लायक क्या है? याद रखिए, सेल्फ रियलाइजेशन। आज फ्राइडे है, कोई मूवी रिलीज हो रही है? कौन सी? फ्राइडे है, कोई मूवी रिलीज हो रही है नहीं हो रही है? क्या? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन चलिए बच्चों वाली मूवी होगी, कोई और मूवी बताइए। और अच्छा, मान लीजिए कोई मूवी रिलीज हो रही है और आपकी 3 बजे क्लास भी है और आपको लगा फर्स्ट डे फर्स्ट शो मारते हैं, 12 बजे जीएस क्लास है और आपने कहा क्लास तो हमेशा चलती रहती है, जीवन का मजा लिया जाए, और गए मूवी देख लिया। ये करने वाला काम है या न करने वाला काम है? इस याद रखिए, जब पॉजिटिव लिबर्टी की बात होगी तो हमेशा नैतिकता वाले संदर्भ बात करना शुरू कर देंगे, डूज डोंट्स। और याद रखिए, चूंकि जितने आइडियलिस्ट किस्म के लोग हैं वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं, और पॉजिटिव लिबर्टी का सीधा सा मतलब है मानव पशु से अलग है। इसे मानव में एक दैवी इच्छा है, दूसरा पार्श्विक इच्छा है, अब उसी को अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया। रूसों ने कहा जनरल विल, रियल विल। हमारे अंदर 2 विल है, डिवाइन विल और एनिमल विल। याद रखिए, जो देवासुर हमारे यहाँ संग्राम हुआ था वो हमेशा हमारे अंदर होता रहता है। देव और असुर क्या है? हमारे अंदर ही है। हमारे अंदर शक्तिमान भी है, सम्राट क्लीज भी है। और सम्राट क्लीज कब जगता है? जब सोचते हैं दूसरे की संपत्ति ले लें, दूसरे का हित कर दे, केवल अपना फायदा सोचे। याद रखिए, उसी को धार्मिक ग्रंथों में रावण के नाम से व्यक्त किया गया। तो रावण कौन था? पशु का दूसरा नाम। भाई दूसरे की संपत्ति छीनना, दूसरे की पत्नी छीन लेना, क्या था ये? और याद रखिए, राम है या ये आत्मनियंत्रण है? भगवान राम है या सदाचार है? राम है या सबकी परोपकार और भलाई की कामना है? इसे आत्मनियंत्रण का मतलब कैसा बनना? सच्चरित्र। याद रखिए, भगवान अपने आप में कोई व्यक्ति थोड़े होता है, विशेषण होता है। जिस भी व्यक्ति में ऐसी प्रवृत्ति आ जाए उसको भगवान का दर्जा लोग दे देते हैं। इसमें आत्मनियंत्रण हो, परोपकार की भावना हो, सदाचार की भावना हो। और टैटू ही लगाना था दोस्तों, सींग और पूंछ ही लगाना था तो भैंस ही बन गए होते। इसलिए याद रखिए, अब देखिए व्यक्तिगत रूप में मत लीजिए, मान लो कोई टैटू लगाया हो, मैं देखा नहीं किसी को। अगर कोई टैटू लगाया है दोस्तों, याद रखिए, पशु से ज्यादा उसके जीवन का कुछ भी महत्व नहीं है। सच पक्ष ऐसा फिलोसफर मानते हैं, मेरा मानना नहीं है दोस्तों। इसलिए मुझे ब्लेम मत करिएगा इस बात के लिए। इसलिए कई अमेरिका और कई लोग तो सींग लगाकर घूमते हैं, उनसे पूछे क्यों आजादी? उन्होंने कहा भेड़ बकरी बन गए होते। भगवान ने कुछ तो समझा, सींग नहीं लगाया, कोई तो पर्पज होगा। इसलिए आजादी का मतलब है प्रतिबंध बाहर से आता है। ये क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। बाहर से मेरा कोई दरवाजा न खटखटाए, मैं 10 बजे तक सोऊंगा। ये क्या कहें? लात मार के जगाऊंगा, 4 बजे नहीं उठोगे तो घूसा पड़ेगा। ये बताइए, आप जब तक चाहेंगे तब तक सोएंगे? ये आजादी है? जितना चाहेंगे उतना भी विवाह करेंगे। या अब कई लोग तो कह रहे हैं पुरुष पुरुष के साथ विवाह करेंगे। हद हो गई यार। आजादी का ये मतलब है पुरुष पुरुष के साथ विवाह, महिला महिला के साथ विवाह? ऐसा तो पशु भी नहीं करते दोस्तों। कुछ तो उनसे सीखे, हम पशु से भी नीचे चले गए। हम पशु से भी नीचे चले गए दोस्तों। इसीलिए क्या करने योग्य काम है वो तो पहचान लीजिए, उसके बाद करिए। अच्छा, आजकल बच्चे क्या कहते हैं? लिबर्टी, फ्रीडम, मेरी दुनिया। बाबर पर बंद करो, मेरी दुनिया। देखा नहीं, मेरी दुनिया मेरी दुनिया। फांस दूंगा दोस्तों अगर बच्चार की बात हुई थी।
इसे अगर कोई मुझे सिगरेट पीते हुए देखा तो मैं तो जाकर 2 लाख मारूंगा, रख इसको, और ऐसा छुआऊंगा दोबारा छुएगा नहीं दोस्तों। सिगरेट पिएंगे, कोई शराब पिएगा, नहीं पीने देंगे दोस्तों, नहीं पीने देंगे। इसे बड़े बुजुर्गों की बात मानिए, क्योंकि आप जो करते हैं वो आपके लिए भला वाला काम है, ये आप नहीं जानते। या तो आप समझ लीजिए, या तो आपके ऊपर कोई नियंत्रण होना चाहिए, डूज एंड डोंट्स। इसलिए जो लोग क्लास में देर आ रहे हैं उनमें आत्मनियंत्रण है या नहीं है? जो लोग 2 घंटे क्लास में बार बार पानी पीने जाते हैं, आत्मनियंत्रण है या नहीं है? इसे आत्मनियंत्रण देखिए। और जो हफ्ते में 1 दिन क्लास में आते हैं, आत्मनियंत्रण है या नहीं है? इसलिए अगला, इसका अगला मतलब क्या है? सकारात्मक आजादी का अगला मतलब क्या है? कि करने लायक कार्य करना, डूइंग और डूइंग समथिंग विच इज वर्थ ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग। करने लायक कार्य करना, जो जो काम करने लायक हो वो करना, हर कार्य करना नहीं है। डूइंग एनीथिंग विच इज वर्थ ऑफ डूइंग एंड एंजॉइंग, जो करने लायक हो, जिसका आनंद लिया जा सके। और याद रखिए, प्लेजर नहीं, ब्लिस, आनंद। प्लेजर हमेशा शारीरिक होता है, आनंद हमेशा मानसिक होता है। आनंद जो, इसीलिए ईश्वर का सत्यचित आनंद, ईश्वर कभी नहीं कहा सत्यचित और सुख, आनंद, ब्लिस। इसलिए जो करने लायक काम हो। और अगला जो व्यक्ति से नैतिक नियंत्रण की मांग करता हो, व्यक्ति से नैतिक नियंत्रण की मांग करता हो, इसका मतलब है बाधा अंदर से है। आजादी के लिए बाधा अंदर से है, बाहर से नहीं है। क्योंकि ये मॉरल डेवलपमेंट की बात करता है, ये एक तरीके से इसके हिसाब से व्यक्ति का नैतिक विकास होना चाहिए। व्यक्ति का नैतिक विकास सही मायने में आजादी है। इसका मतलब है व्यक्ति का नैतिक विकास सही मायने में आजादी है। बात को और गांधी जैसे लोगों के शब्द में कह दें तो जो सकारात्मक स्वतंत्रता के लोग मानते हैं उनका मानना क्या है? जो नकारात्मक स्वतंत्रता का विचार है वो स्वच्छंदता ज्यादा है, वो स्वतंत्रता नहीं है। इट्स मोर लाइक अ लाइसेंस। ऐसे लोग कहते हैं नहीं भाई लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस का तो मतलब ये होता है जहां लॉ न हो, सरकार न हो, विधि न हो, दैट इज लाइसेंस। लाइसेंस का मतलब हो जहां कुछ भी काम करने के लिए आप आजाद हैं। लेकिन ये तो अपने आप में विधि के नीचे मिलता है, ये तो विधि के अंतर्गत मिलता है। अब देखिए, लेकिन अगर ये सकारात्मक स्वतंत्रता का ये मतलब है कि व्यक्ति का नैतिक विकास, समुदाय की भले जो भी कर लीजिए, नैतिक आचरण का विकास, व्यक्ति की मॉरल कैपेसिटी का विकास, उसकी नैतिक क्षमताओं का विकास, समुदाय की भलाई की चिंता, अगर ये सकारात्मक आजादी का मतलब है कि बहुत पहले से ही कई उदारवादी विचारकों में टेंडेंसी रही है। रूसो जैसा व्यक्ति उदारवादी नहीं था, इसी बात को मानता था कि सच में पॉजिटिव लिबर्टी होनी चाहिए, फ्रीडम होना चाहिए। मार्क्स ने भी इस अर्थ में व्यक्ति को फ्रीडम शब्द का ही प्रयोग किया है। लेकिन उसने कहा है इस नैतिक विकास के लिए बाहरी परिस्थितियां भी अनुकूल होनी चाहिए। ये भाई आप याद रखने की बात है, क्योंकि जो लोग ऐसी नैतिक आजादी की बात करते हैं तो ये भी मानते हैं भाई नैतिक रूप में चयन के लिए बाहरी परिस्थितियां भी, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां भी अनुकूल होनी चाहिए। इसे मार्क्स बार बार फ्रीडम की बात करता है, लिबर्टी की बात कभी नहीं करता। यानी ये मानते हैं व्यक्ति को अकेला छोड़ दीजिए व्यक्ति आजाद हो जाएगा, ये कहते नहीं, व्यक्ति को अकेला छोड़ने से व्यक्ति आजाद नहीं होगा। इसका सीधा सा मतलब है लोकतांत्रिक सरकार के आने से व्यक्ति का नैतिक विकास हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। और आजादी का तभी मतलब है जब हम समुदाय की भलाई के लिए काम करें, नैतिकता का विकास करें। और जो व्यक्ति नैतिक होगा, जिसका आत्मनियंत्रण होगा, केवल अपने लाभ के लिए काम नहीं करेगा। दे विल बी नेवर गाइडेड बाय देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट। इसलिए गांधी क्या करते थे,
कि हर व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे तो सभी को अधिकार मिल जाएंगे, व्यक्ति को संघर्ष नहीं होगा और आजादी से अराजकता नहीं मचेगी। ये है सकारात्मक आजादी का मतलब। इसका मतलब आपके ऊपर रेगुलेशन होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। वो बाधा अंदर है, बाहर नहीं है। अपने को विकास करिए बजाय कि बाहर की सत्ता को हटाने के। अपना तो विकास करके आप देखिए, पहले आप देखिए तो हमारे व्यक्तित्व क्या है, हमें क्या चयन करना चाहिए, क्या चयन करना चाहिए। तो कहते हैं जो भी चयन करिए आप ठीक है, यू आर ऑनर ऑफ योर माइंड एंड बॉडी। हर चयन ठीक नहीं होता। अब बताइए कौन सा विचार अच्छा है, सकारात्मक या नकारात्मक? और आपको याद दिला दे, बर्लिन ने किसकी आलोचना की, किसकी स्वीकार किया? क्यों? बर्लिन सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना क्यों करता है? वाई ही इज वेरी मच क्रिटिक ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी? क्योंकि देखिए पॉजिटिव लिबर्टी की सबसे बड़ा खतरा क्या है जो बर्लिन ने दिखाया। अब देखिए अगर मान लीजिए कि हमने कहा कि आप अपनी सही इच्छा नहीं जानते, इसलिए नैतिक रूप में काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, तो सवाल है कि नैतिक रूप में अच्छा काम कौन होगा? हु विल डिसाइड कि डूज कौन है, डोंट्स कौन है? अब मान लीजिए कि एग्जाम्पल अब लीजिए, आप छुट्टियों में घर गए और छुट्टियों में घर गए और अचानक आपके पेरेंट्स आपके कमरे में आ गए और कह रहे तुम इतनी देर में सो के उठते हो, दिल्ली गए हो, यही पढ़ रहे हो? तो मान लीजिए कि आपने रात में बहुत लेट नाइट स्टडी किया, उनका ना अच्छे स्टूडेंट का लक्षण है सुबह 4 बजे उठे, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं बताता हूँ, जीवन ऐसे चलो, आप 4 बजे उठना शुरू हो गए, तो भाई बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी बात ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, इसी आधार पर हम टीचर की बात मान लेते हैं, पेरेंट्स की बात मान लेते हैं, इसलिए वो हमारे जीवन के अच्छाई के बारे में जानते हैं, हम थोड़ा कम जानते हैं, तो हमारा चयन हो सकता है गलत ना हो जाए, इसे तो हम जाके दूसरे से एडवाइस लेते हैं। अच्छा दूसरी बात, आपने मान लिया, फिर उसके बाद अगले दिन आपके पेरेंट्स घर में आए, समोसा खा रहे हो, स्टूडेंट का ऐसा लक्षण नहीं होता, बाबा रामदेव का लौकी का जूस पियो। आपने सोचा यार ठीक है, बाबूजी हैं, बहुत अच्छी बात जानते हैं, हमारे भलाई की बात सोचेंगे, लौकी का जूस पीना शुरू कर दिया। फिर तीसरे दिन आ गए, इतने लंबे लंबे बाल साफ केवल सिखा रखो जिससे सात्विक शक्तियां आती रहे, और ये सब बाल बड़े रखना, ये बिला वजह कंघी, सब ये छात्र जीवन है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, लिव लाइक अ सेंट। आपने सोचा यार ये भी, अगली दिन अरे इतना मोटा गद्दा, हटाओ हटाओ इसको, चटाई, सो नीचे, और कोई कंघी शीशा घर में नहीं होगा, लिव लाइक ए स्टूडेंट, ब्रह्मचर्य आश्रम है। आपने कहा हमारा करीब है। उसके बाद अब इतनी पढ़ाई की सिलेक्शन हो गया, उसके बाद उनका सुनो पार्टनर मैंने चूज करके रखा है, शादी कर लेना, और वो भी कर लिया। क्या चलो यार बाबू जानते हैं। उसके बाद कहा बच्चे 2 ही पैदा करने हैं, हमने कहा यार ये भी कर लिया। उसके बाद कहा सुनो पत्नी मेरे पास रखो, घर जाकर वहां काम करो, मतलब पत्नी मेरे पास रखने में सेवा के लिए रखो, और तुम जाके बाहर काम करो, क्योंकि पिता बच्चे का धर्म थी, ये बहू है, ये मेरी सेवा करने के लिए है। कहां तक ये बताइए, आप बाबूजी की बात कहां तक मानेंगे दोस्तों, कहां तक मानेंगे? इसलिए ये बताइए, ये आजादी का रास्ता है या गुलामी का हाईवे? बर्लिन ने इसी बात को क्रिटिसाइज किया, बर्लिन ने इसी बात को क्रिटिसाइज किया। क्यों? इसमें जो बात अंतर्निहित है, क्या अंतर्निहित है इस पूरे कॉन्सेप्ट में, क्या अंतर्निहित है? याद रखिए कल की बात, वैल्यू मोनोइज्म और परफेक्शन की सोसाइटी का आदर्श। जो भी परफेक्शनिस्ट होगा, प्लेटो, आजादी खत्म, मार्क्स खत्म, हीगल खत्म, जो भी कहेगा हम आदर्श समाज बनाएंगे, आदर्श व्यक्ति बनाएंगे, आदर्श समाज व्यक्ति बने इसकी गारंटी है नहीं, व्यक्ति की आजादी नष्ट होगी इसकी पूरी गारंटी है। और मुसोलिनी हिटलर यही तो कहा करते थे, आप अपनी सही इच्छा नहीं जानते, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, मेरी इच्छा का पालन करना चाहिए। एक बात याद रखिए, आजादी अपनी इच्छा का पालन है, दूसरे की, दूसरे। तो बर्लिन से पूछा गया ये बताओ तुम ये नहीं चाहते क्या कि लोगों का नैतिक विकास हो, राज्य कोई कुछ परिस्थितियां प्रदान कर दे?
बर्लिन ने कहा मैं जानता हूं, लेकिन बर्लिन ने कहा आप याद रखो आजादी उसका नाम मत दो, उसे समानता कह दो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसे न्याय कह दो, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आप टैक्सेशन कर दे रहे हो, गरीब लोगों को सुविधाएं दे रहे हो, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन इस बात से है उस विचार का नाम लिबर्टी नहीं होना चाहिए, लिबर्टी नहीं होना चाहिए। इसे बर्लिन ने कहा इस बात में आप अंतर करिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अब मान लीजिए हम बॉक्सिंग नहीं जानते, हम बॉक्सिंग नहीं जानते तो हमने बॉक्सिंग सीखा नहीं, या हम पराधीन हैं। बॉक्सिंग न सीखने वाले ने चूज किया, बॉक्सिंग नहीं सीखेगा। एनी पर्सन हु डजंट नो द बॉक्सिंग, इट डजंट। ये देखिए जो पराधीन है परीक्षाओं की, जो नहीं दबना चाहिए वो दब जा रहा है। लिखने की बात क्या करें, क्या खा क्या है मतलब। अब देखिए यही बावरापन है, लिख लो क्या है। बर्लिन के द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना, सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना है ब्रैकेट में फ्रीडम की आलोचना। सकारात्मक स्वतंत्रता का दूसरा नाम क्या है, फ्रीडम। फ्रीडम की आलोचना है सकारात्मक स्वतंत्रता की आलोचना। पहला पॉइंट, बर्लिन के अनुसार सकारात्मक स्वतंत्रता के विचार में मूल्य एकात्मवाद है। तो इसका मतलब कल मैंने आपको बता दिया था। सकारात्मक स्वतंत्रता की संकल्पना में वैल्यू मोनोइज्म है। मूल्य एकात्मवाद है, और इनके अनुसार इवन द सपोर्टर ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी बिलीव्स इन वैल्यू मोनोइज्म। और इनके अनुसार जीवन का एक ही आदर्श तरीका हो सकता है। दे बिलीव इन अ परफेक्शनिस्ट वे ऑफ लाइफ एंड सोसाइटी। इनके अनुसार जीवन का एक ही आदर्श तरीका हो सकता है, और ये पूर्णतावादी समाज की कल्पना करते हैं। पूर्णतावादी समाज अंडरलाइन, दे बिलीव इन अ परफेक्शनिस्ट सोसाइटी। ये पूर्णतावादी समाज की कल्पना करते हैं जिनमें फांसीवादी, मार्क्सवादी, मार्क्सवादी शामिल हैं। फांसीवादी, मार्क्सवादी शामिल हैं जिन्होंने मूल्य बहुलवाद का विनाश किया। Even fascists and Marxists have destroyed value pluralism. जिन्होंने मूल्य बहुलवाद का विनाश कर दिया। इसलिए बर्लिन का मानना है
की स्वतंत्रता, इसलिए बर्लिन का मानना है कि स्वतंत्रता उदारवादी शासन में ही संभव है। Therefore, liberty can be only enjoyed in a liberal form of government. स्वतंत्रता केवल उदारवादी शासन में ही संभव है, क्योंकि बात सीधी सी, उदारवादी शासन बाजारवादी अर्थव्यवस्था होती है। और सच बोलिए, सबसे बढ़िया चयन तो हमेशा मार्केट इकोनॉमी में ही होता है। भाई जितने ऑप्शंस मार्केट इकोनॉमी में होते हैं, बाकी ऑप्शंस और जगह नहीं होते। अब हाँ, इसकी आलोचना की जा सकती है कि कहेंगे कि बाजारवादी अर्थव्यवस्था में फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, तो फ्रीडम ऑफ चॉइस तो स्वाभाविक रूप में कुछ लोगों में होगा, संपत्तिशाही लोगों में होगा, कैपिटलिस्ट में होगा। ये आलोचना स्वाभाविक सी है। लेकिन बर्लिन का कहना है कि नहीं नहीं, मुझे अगर कोई सामाजिक आर्थिक सुविधाएं दे दी जाए तो मुझे उससे आपत्ति नहीं है, लेकिन उसको स्वतंत्रता कहना बुरा है। क्यों बुरा है? अगर सामाजिक आर्थिक सुविधा देना स्वतंत्रता है, व्यक्ति का नैतिक विकास स्वतंत्रता है, तो मार्क्सवाद फांसीवाद में भी आजादी थी। यही तो प्रॉब्लम है। फांसीवादियों ने कहा हम सही समाज, फांसीवादियों ने तो ये तो क्लेम कर दिया कि दे आर सोशलिस्ट, थे नहीं, हमें सो समाजवादी, उनके क्लेम करने से थोड़े हो जाएगा। और मार्क्सवादी कहा करते थे सही आजादी हमारे यहाँ है। उदारवादियों ने इसका बहुत काउंटर क्लेम किया, नहीं आजादी का जो मतलब आप कहते हो वो आजादी है ही नहीं है। इसलिए एक ही बात है कि पराधीनता का भाव, दासता का भाव, प्रतिबंध का भाव, चयन की स्वतंत्रता, इससे ज्यादा स्वतंत्रता का और कोई मतलब नहीं होता। इससे ज्यादा लिबर्टी का और कोई मतलब है नहीं। इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड लिबर्टी। अब ये कहना कठिन है, इसलिए इनकी बात को ध्यान से आप देखेंगे तो उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति आजाद है। भाई हर व्यक्ति का चॉइस है बॉक्सिंग करने का, नहीं क्या इसका मतलब उसकी मर्जी है, क्षमता हो या उसमें, हो सकता है क्षमता न हो। हर व्यक्ति ओलंपिक में दौड़ने के लिए स्वतंत्र है। अब उसान बोल्ट नहीं बन पाए इसलिए हम ये कहें नहीं भाई वो आजाद नहीं है क्योंकि उसान बोल्ट नहीं बन पाए। अरे दैट इज मैटर ऑफ कैपेसिटी, समथिंग एल्स। उसको आजादी से कैसे जोड़ रहे हो? इसलिए बर्लिन ने इस बात को आगे बढ़ाया कि ये नकारात्मक आजादी, इसका नैतिक विकास से कोई मतलब नहीं है। यद्यपि इनके विचार पर एक इनके समकालीन ने ही आपत्ति की, समकालीन ने, क्योंकि इनका सेंटेंस आप देखेंगे तो लोग कहते हैं बर्लिन बड़ा इनसेंसिटिव आदमी था। अगर सेंटेंस जो कल में लिखा है कि कोई अगर ईगल की तरह उड़ नहीं सकता, वेल की तरह तैर नहीं सकता, ब्रेड नहीं खरीद सकता, तो ब्रेड नहीं खरीद सकता, ये आजादी का अभाव नहीं है। कोई खरीदने से रोके तो आजादी का अभाव है, खरीदने से कोई रोक नहीं रहा, यू आर फ्री टू परचेज एनीथिंग। हम कुछ भी खरीद सकते हैं। लेकिन जरा सोच के देखिए, ये तो इनसेंसिटिव बात हो गई दोस्तों। अगर कोई ब्रेड खरीदने में सक्षम न हो तो क्या हम मूलभूत सुविधाएं न दें उसको? लेकिन बर्लिन, जब बर्लिन के हिसाब से देखे, वो कहते भाई मूलभूत सुविधा दे दो, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते से आजादी का नाम न दिया जाए। क्योंकि इसीलिए आजादी का बहुत मिसयूज हो गया, लोगों ने आजादी का नाम करके उसी का विनाश कर दिया। बर्लिन का विचार है। अब एक दो के समकालीन लोगों ने भी आपत्ति क्या की, एक दो पॉइंट में लिख लीजिए, अगला हेडिंग है। बर्लिन के विचार। बर्लिन के विचार पर आपत्ति या क्रिटिसिज्म ऑफ आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑफ बर्लिन। बर्लिन के विचार पर आपत्ति, क्रिटिसिज्म ऑफ आइडिया ऑफ लिबर्टी ऑफ बर्लिन। बर्लिन के विचार पर आपत्ति कहां पे है, प्रॉब्लम कहां पे है? पहला, मैकालुम रॉल्स, रॉल्स को हम जस्टिस में पढ़ेंगे, इसलिए इनका उल्लेख हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैकालुम रॉल्स जैसे विचारकों ने, जॉन रॉल्स, मैकालुम और रॉल्स जैसे विचारकों ने
स्वतंत्रता और फ्रीडम के बीच अंतर स्वीकार नहीं किया। स्वतंत्रता और फ्रीडम के बीच अंतर स्वीकार नहीं किया। और न ही नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर मानते हैं। They don't believe in the distinction of negative and positive liberty. वे नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर को भी नहीं मानते। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर को नहीं मानते। तो ये खारिज कर देते हैं। इसका मतलब है कि बर्लिन के विचार में पहली विसंगति है कि ऐसा कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है। रॉल्स का विचार में पढ़ना भी है। अगला, बर्लिन के विचारों पर या बर्लिन के विचारों में संशोधन रॉज ने भी किया, RAZ। थोड़ा अभी गर्म हो जाएगी, जैसा कहिए आप लोग। थोड़ा आगे पीछे हो लीजिए। तो क्या लिखा आपने? अब याद रखिए, इनको ठंडी लगना नकारात्मक सुनता है, सकारात्मक? क्या है नकारात्मक? तो अगला है राज, अगला पॉइंट। अच्छा, आपका क्लास में जब मर्जी तब आना नकारात्मक है सकारात्मक? क्या नकारात्मक? सही समय से आना नकारात्मक है सकारात्मक? सकारात्मक। क्लास के समय बैठ के चाय की चुस्की लेना नकारात्मक है सकारात्मक? नकारात्मक। अब क्लास से 10 मिनट पहले आ जाना सकारात्मक। अभी अगला पॉइंट, राज ने बर्लिन हाँ, बर्लिन के विचारों में संशोधन करते हुए कहा, हाँ राज ने किया, जो भी लिख दीजिए, बात तो वही हुई। अरे सेंटेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है, विचार इंपॉर्टेंट है। बर्लिन के विचारों में संशोधन किया, इवन राज अमेंडेड द बर्लिन कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी। और उनके अनुसार स्वतंत्रता से व्यक्ति को स्वायत्तता प्राप्त होती है। लिबर्टी इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑटोनॉमी अंडरलाइन। स्वतंत्रता से व्यक्ति को स्वायत्तता प्राप्त होती है। इसलिए प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता का एक आयाम है। Absence of restriction is one dimension of liberty. प्रतिबंध का अभाव स्वतंत्रता का एक आयाम है, परंतु
व्यक्ति के द्वारा अपनी क्षमताओं का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, व्यक्ति के द्वारा अपनी क्षमताओं का विकास ही स्वतंत्रता का पूर्ण आशय है। व्यक्ति के द्वारा अपनी क्षमताओं का विकास ही स्वतंत्रता का पूर्ण आशय है। इन लिबर्टी इन्वॉल्व्स इन द डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स, कैपेसिटीज अंडरलाइन, डेवलपमेंट ऑफ कैपेसिटीज। तो अगर बात को संक्षेप में देखें तो राज भी मानते हैं, राज देखिए बर्लिन ने जो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच डिफ्रेंसिएशन किया, लिबर्टी का मतलब निगेटिव, और बर्लिन ने कहा कि स्वतंत्रता का मतलब क्या है, क्रिएशन, मतलब अपनी सृजनात्मक क्षमता का विकास करिए, स्वतंत्रता है, और हर व्यक्ति की सृजनात्मक क्षमता अलग अलग है। राज ने दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री माना। राज ने कहा कि देखिए स्वतंत्रता का ये भी मतलब है, ये भी मतलब है। तो राज भी कहीं न कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव बीच के डिफरेंस को खत्म कर रहे हैं। और जब हम कहते हैं स्वायत्ता, स्वायत्ता का सीधा सा मतलब है, स्वायत्ता कहिए, लिबर्टी कहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन कहिए, एक ही बात है। आजादी, स्वतंत्रता, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये सब एक ही बात है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का सीधा सा मतलब होता है जीवन में अपने साध्यों के चयन की आजादी। यही तो ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी का मतलब है हमारे लिए अच्छा क्या है हम डिसाइड करेंगे, लेकिन हमारा चयन नैतिक होना चाहिए। ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी चयन कर लें, अच्छा चयन होना चाहिए, बढ़िया चयन होना चाहिए। इसे दोनों बातों को तो आज मिला देते हैं। तो बर्लिन का विकल्प तो रखते ही हैं। बर्लिन का सरोकार केवल इससे था, अब खुला छोड़ दीजिए, उसका विकास हो विकास न हो, नो यू कांट जज दैट। राज ने कहा नहीं नहीं, स्वायत्ता ही है, आजादी का मतलब स्वायत्ता है, लेकिन बंधन नहीं होना चाहिए, भी ठीक है। लास्ट पॉइंट, अतः राज्य के विचारों में भी व्यक्तित्व के विकास, अतः राज्य के विचारों में भी व्यक्तित्व के विकास और क्षमताओं के विकास पर बल है। राज्य के विचारों में भी नहीं, बल्कि क्योंकि भी का मतलब नहीं है, राज्य के विचारों में, क्योंकि बर्लिन से अलग है ये, राज्य के विचारों में व्यक्तित्व क्षमताओं के विकास पर बल है, परंतु इसके लिए प्रतिबंध भी अनुपस्थित होने चाहिए। But that amounts to the abolition of restrictions too, in order to the development of capacity, development of self. इसलिए उन्होंने नकारात्मक और सकारात्मक विचार को पूरक माना। इसलिए ऐसा लगता है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है। इसलिए लगता है कि नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता एक दूसरे की पूरक है। या देखिए राज ने दोनों को जोड़ दिया, तो जो बात मैकालुम में है, रॉल्स में है, वही कब राज, रॉल्स को हम पढ़ेंगे, मैकालुम का विचार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो राज ने क्या किया कि नहीं भाई दोनों चीजें हैं, पहला में प्रतिबंध से मुक्त कर दो, उसके बाद अपनी स्वायत्ता का विकास करेंगे। स्वायत्ता का मतलब होता है व्यक्ति की स्वायत्ता का मतलब आजादी का ही दूसरा नाम है, अपना चयन करें, अपने हिसाब से जीवन जिए, लेकिन वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कुछ भी चयन कर ले, कि कुछ भी चयन कर ले तो नकारात्मक आजादी है। नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता के बीच अंतर करने का एक और भी बेसिक तरीका है, फ्रीडम फ्रॉम एंड फ्रीडम टू। नकारात्मक का मतलब है किससे आजादी, सकारात्मक का मतलब है किसकी आजादी की बात आप कर रहे हैं, और किससे मतलब कि प्रतिबंध बाहर से आता है। तो किससे आजादी, ब्रिटिशर से, अमेरिकन से, किससे आजादी, पिता से, टीचर से, हमेशा बाहर से। आपको किससे आजादी चाहिए, और फ्रीडम टू,
किसकी आजादी चाहिए? कुछ बनने के लिए, म्यूजिशियन बनने के लिए, कि क्रिकेटर बनने के लिए, कि सेंट बनने के लिए, व्यापारी बनने के लिए, बिल गेट्स बनने के लिए? आप क्या बनना चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं, दैट इज इंटरनल फ्रीडम टू। आप किन कमियों को ढकना चाहते हैं? और याद रखिए, सबसे बड़ी फ्रीडम तो ये है, हम सोचते हैं बाहर से मुक्त हो जाए, सबसे बड़ा लिबरेशन तो अंदर से होता है। और याद रखिए, जिस दिन व्यक्ति का अंदर से लिबरेशन हो गया, दैट इज मोक्ष इन इंडियन फिलॉसफी। अंदर का आत्म विकास क्या है? द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, कपट जिस दिन मानव में खत्म हो गया, उसी दिन वो रियल में फ्री है। दैट इज फ्रीडम टू। आप किसकी आजादी चाहते हैं? अब बताइए, आपको क्या चाहिए, किससे या किसकी? बात एक ही है, हमने शब्द को चेंज कर दिया। कहीं एनसीईआरटी वाली बात पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेगा, पर एनसीईआरटी की 11th की, यदि उसमें लिखने में थोड़ा कम चीज सहायता देगी, लेकिन एनसीईआरटी खास बात है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उसमें अच्छा रहता है, विचारों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो नोट्स के अलावा अगर आप बार बार कोई चीज पढ़ सकें, एनसीईआरटी पढ़िए। उसके अलावा प्रिंटेड क्लास नोट्स के अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, लिखने का प्रयास करिए। 150 शब्द में लिखना है, इससे ज्यादा आप लिख पाएंगे नहीं। और बीजा वजह इधर उधर करने के चक्कर में जो मूल है वही गंवा देंगे, ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है। इस वजह से हाँ, एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा होता है, क्योंकि प्रोफेसर जब 12th लेवल पर आके लिखेगा, एक एक शब्द के बड़े गंभीर मायने होते हैं। जो विचारों की स्पष्टता बहुत होनी चाहिए आपको। इस एनसीईआरटी की हर किताब पढ़नी चाहिए, बड़े इत्मीनान से, हड़बड़ी में कभी नहीं। उसका फायदा होता है। तो एनसीईआरटी में पढ़ेंगे, देखिए फ्रीडम टू एंड फ्रीडम फ्रॉम, वहां निगेटिव पॉजिटिव पर अंतर नहीं किया गया है। फ्रीडम राज और विचारकों के संदर्भ में एनसीईआरटी में बात नहीं की जाती। एक कॉन्सेप्ट तो बताइए तो है वो। आजादी की बात इतनी ही है। तो बताइए, राज फ्रीडम फ्रॉम की बात करेंगे या फ्रीडम टू की बात करेंगे, या दोनों? दोनों कॉम्बिनेशन, अंतर है। तो निष्कर्ष में वैसे भी दोनों की बात आप कर दीजिए। आजादी का अध्याय खत्म, लेकिन आजादी शुरू रहेगी, पढ़ने वाला काम खत्म। अगला टॉपिक है इक्वलिटी, समानता। अच्छा, किसी ने सवाल पूछा है, उसका मैं आपको जवाब मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। किसी ने पूछा है, पॉलिटिक्स एज अ पावर कॉन्सेप्ट, टिप्पणी लिखना है, क्या लिखेंगे? एक शक्ति संकल्पना के रूप में राजनीति, क्या लिखेंगे? क्या तेजी से बोलो। उदारवादी, मार्क्सवादी, ग्रामस्की, बेबर, मार्क्स, फूको, सब खत्म। उसके बाद फूको, यही तो होगा। पॉलिटिक्स अपने आइडिया को बता दिया। जब जब याद रखिए, जब ओपन एंडेड सवाल होता है, तब देखिए कहाँ गलतियां होती है। जैसे आपको लिख दिया गया कि पॉलिटिक्स सत्य की संकल्पना के रूप में राजनीति, तो गलतियां क्या होती है? आप बेसिक बात अगर आपने बता दिया कि शक्ति का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे से अपनी बात मनवा ले, उसी को पूरे प्रकाश में लिखते चले गए, पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमेशा विचारक और विचारधारा के संदर्भ में थियरी लिखिए, ये विल गेट द मैक्सिमम मार्क्स, ये हो जाएगा। फिर किसी ने पूछा है, जहां तक राष्ट्रीय घटनाओं के निर्णय की बात है, उसका निर्णय शक्ति संभ्रांत वर्ग ही करता है। Insofar as national events are decided, the power elite or those who decide them. सी राइट मिल्स, ये तो सीधा सवाल है। सी राइट मिल्स यानी पावर एलिट पूछा गया है, पहले कहां शुरू करेंगे? लोकतंत्र से। लोकतंत्र से पूछेंगे, फिर पावर एलिट की बात करेंगे, लास्ट में एक लाइन रावल ढाल की बहुलवाद की बात भी कर देंगे कि पावर एलिट की बात एकदम सही है, ऐसा कहना कठिन है। अभी आप पावर एलिट की बात कही जाए तो पावर 99% पावर एलिट लिखना है, एक दो लाइन कंपेयर करने में क्या बुरा है? जैसे आप कैसे चीजों को अच्छा बनाते हैं, हम पावर एलिट को ही लिखेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करेंगे? एलिट का विचार पेरेटो, मॉस्का, मिशेल्स के द्वारा दिया गया, जिसको अमेरिका में सी राइट मिल्स ने शक्ति अभिजन वर्ग के रूप में बना दिया। या देखिए, हम लिख रहे हैं सी राइट मिल्स को, जबरदस्ती 3 विचारक का नाम खोज दिया। यही अच्छे मार्क्स पाने का एक तरीका है। भाई एग्जामिनर को इंप्रेशन होगा, यार मतलब क्या बच्चा जानता है सारी बात।
ये बात ऐसे बुद्धिमान आदमी क्या है, कभी भी एक चीज पे कंपैरिजन, इधर से विचार ला दिया, उधर से विचार ला दिया। बस ध्यान में रखना है, जो पूछा जाए सेंट्रल पॉइंट वहीं पे होगा, बाकी चीजें पेरीफेरी में होंगी। अब जैसे फिर सी राइट मिल्स का विचार लिख दिया, अब उनका विचार लिखेंगे तो ये बात जरूर कहेंगे कि लोकतंत्र जैसा कोई अमेरिका में है नहीं, पावर तीन ही चीज में है। लेकिन निष्कर्ष करते समय रॉबर्ट हॉल का नाम लिखना बनता है कि नहीं? कंपेरिजन कर दिया कि सी राइट मिल्स थे ठीक कहते हैं, लेकिन उनकी बात पूर्ण ठीक है, इस बात में संदेह है। रॉबर्ट हॉल ने कहा शक्ति बहुल केंद्रों में होती है, जिसमें पोलारिटी कहा। अब इतने सरल सवाल कहां पूछे जाएंगे दोस्तों? आप सारे थियरी के सवाल आप देख लीजिए और फिर कॉपी देख लीजिए और प्रिंटेड नोट देख लीजिए। आपको क्या लगता है इससे भी सरल सवाल कुछ हो सकता है क्या दोस्तों? आप बताइए, मुझे तो नहीं पता नहीं, मैं झूठ ही बोल रहा हूं। आपने देखा ही नहीं सवाल? भाई आप तय करिए, अच्छा हो सकता है मुझे ही सरल लग रहा हो। आप कहेंगे हाँ आपको सरल लग रहा है, हमसे पूछिए, हमसे देख भी उत्तर नहीं हो रहा है। ये हो सकता है, लेकिन आपको लगता नहीं बेसिक बातें एकदम पूछी जा रही है, थियरी में फायदा है। और जहां बेसिक बात हो, ट्राई टू कंपेयर, एक से कंपेयर कर दिया, वैसे कंपेयर कर दिया, मैक्सिमम चीज मिल जाएगी आपको। आगे बढ़े, अगला इक्वलिटी, समानता। अच्छा, फिर किसी ने पूछा है कि मेथोडोलॉजिकल मोनोइज्म एंड मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। एक बात याद रखिए, जहां भी मोनोइज्म बहुलवाद होगा, ओके, इसका मतलब एक है, कल भी मैंने बताया था, मोनोइज्म का मतलब क्या है? एक विचार, एक पहनावा, एक खान पान, एक राष्ट्र, एक भाषा, मोनोइज्म, यही तो मोनोइज्म है। और प्लूरलिज्म क्या है? अनेक भाषा, अनेक मान्यताएं, अनेक मूल्य, प्लूरलिज्म। यहां मेथोडोलॉजिकल का सीधा सा मतलब है, मेथोडोलॉजिकल का मतलब है अध्ययन का तरीका। अध्ययन का कौन सा तरीका मोनोइज्म पैदा करता है? साइंटिफिक तरीका। एक बात याद रखिए, अगर आप कहेंगे कि फिजिक्स में आजादी नहीं होती, क्यों? गुरुत्वाकर्षण का नियम एक ही है, और उसमें क्या कहेंगे? विकल्पों की चयन। अरे भाई, साइंस में आजादी जैसी चीज होती ही नहीं, आजादी तो कभी को चाहिए। इसलिए मेथोडोलॉजिकल मोनोइज्म का मतलब वो प्रवृत्ति जो मैक्स वेबर ने विकसित की, वो प्रवृत्ति जो मार्क्स ने बताया, वो प्रवृत्ति जो जिन्होंने मानविकी विषय का अध्ययन फिजिक्स के आधार पर करने का प्रयास किया, वो भी आजादी को ले डूबे। फांसीवाद तो ले डूबा ही। मार्क्स क्या क्लेम करता था? मैं साइंटिस्ट। दिस इज ए मेथोडोलॉजिकल मोनोइज्म। और मानवीय समाज का अध्ययन करने का तरीका फिजिक्स का होगा या मल्टीपल होगा, प्लूरल होगा? ये मानवीय समाज है या ये केमिकल है? और इसीलिए जब आप एक ही व्यक्ति हैं, अब साइंस वाले क्या कहें? एक रूल से अध्ययन कर लेंगे, एक ही तरीका है, हम एक ही व्यक्ति हैं, अलग अलग समय में हमारा रिएक्शन अलग अलग होता है। सुबह हमसे मिलेंगे तो हमारा रिएक्शन अलग होगा, दोपहर मिलेंगे तो उसमें मूड अलग होगा, शाम को मिलेंगे तो एक ही व्यक्ति है, एक तरीका कैसे अध्ययन कर लेंगे? दैट इज ए मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। यानी अध्ययन के अनेक तरीके, समाज को देखने के अनेक विधियां, अध्ययन करने के अनेक प्रविधियां, मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। और समाज में अनेक मूल्यों की बहुलता, वो वैल्यू प्लूरलिज्म। और जब मेथड प्लूरल होगा तो वैल्यू प्लूरलिज्म आ ही जाएगा। मूल्य बहुलवाद कब आएगा? जब आपका तरीका मानवीय होगा अध्ययन करने का। वही हर समाज के एक ही फाउंडेशन से कैसे हल कर लेंगे? अमेरिका में मूल्य अलग है, हमारे यहाँ मूल्य अलग है, स्विट्जरलैंड का मूल्य अलग है। तो साइंस वाला कहेगा ना भाई, हर जगह मानव है, सबकी ऊंचाई नाप लें, लंबाई नाप लें और सबकी इच्छाएं नाप लें, हो जाएगा। दिस इज ए मेथोडोलॉजिकल मोनोइज्म। अब अमेरिका, भारत और स्विट्जरलैंड के व्यक्ति को अलग अलग अध्ययन करिए, एक जैसा अध्ययन करने की भूल मत करिए, क्योंकि मानवीय समाज है, ये वाटर नहीं है। भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं भी मिलाएंगे, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में पानी ही बनेगा। लेकिन स्विट्जरलैंड में दो व्यक्ति मिलेंगे तो रिएक्शन अलग होगा, भारत मिलेंगे अलग होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेंगे तो और अलग होगा। अलग होगा कि नहीं? वही यूरोप के लोग मिलते हैं, इधर उधर कुछ करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, अंतर हो गया कि नहीं? तो वैल्यू प्लूरलिज्म,
अब भारत का प्रधानमंत्री देखें किसी को मिलकर इधर उधर करता हो, वो झप्पी जरूर लेते हैं दोस्तों। कई लोग तो परेशान थे कि ये क्या है यार, चिपकने वाली आदत। हमने कहा भाई हम मुंह पे नहीं चिपकते, शरीर पे, आत्मा से, दिल से, ये सिस्टम है मेरा। नमस्कार, हम नमस्कार करते हैं। यूरोप में ऐसा थोड़ी होता है, यूरोप में वो नमस्कार नहीं करते। अब बताए वैल्यू मोनिज्म होगा कि वैल्यू प्लुरलिज्म होगा? यही तो है यार, जितने एग्जाम्पल अब देखिए। समानता, अब जरा स्वतंत्रता के बाद समानता ये पढ़ लें अगला हेडिंग। समानता आपने कहीं देखा या नहीं? किसी ने कहा लिबर्टी का नोट्स नहीं मिला है, आपने पढ़ा नहीं है। इक्वलिटी का अध्याय में लिबर्टी ही होगा, इक्वलिटी के पीछे वाले पार्ट में लिबर्टी है। अब यही दोस्त है, थोड़ा सा गंभीरता से नहीं पढ़ते आप लोग, बस तुरंत ये कहने का आए थे नहीं मिला, मतलब नहीं करने में बड़ा मजा आता है दोस्तों। इक्वलिटी, समानता, समानता है या नहीं? क्या है या नहीं? होनी चाहिए या नहीं? अच्छा एक बात याद रखिए, लिबर्टी, लिबर्टी का मतलब एक समाज में ऐसा है, समानता का मतलब है समाज में होना चाहिए। इसे समानता में सा नॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट है, मूल्यात्मक धारणा है। और सच पूछिए, स्वतंत्रता को आगे बढ़ाया उदारवाद ने, समानता को केंद्रीय बिंदु किसने बनाया? समाजवाद ने। अब पहले बेसिक बात आपको बता दें स्वतंत्रता समानता से, फिर उसका लिखने वाली बात, क्योंकि वो बेसिक बात एग्जाम में पूछी जाए इसकी संभावना कम है, सिलेबस में लिखा जाए। जरा देखिए समानता के आयाम। समानता का मतलब, अब यानी व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, जरा समानता के आयाम देखा जाए। अच्छा यहाँ बैठे सभी लोग समान हैं क्या? तो बताइए फिर समाज में समानता क्यों होनी चाहिए? अब देखिए समानता के आयाम क्या है? पहला, मॉरल इक्वलिटी। समानता का जो पहला डायमेंशन आया पूरी दुनिया में, ये मॉरल इक्वलिटी। नैतिक समानता, समानता की पहली धारणा आ गई मॉरल इक्वलिटी। अब नैतिक समानता है, मॉरल इक्वलिटी का मतलब है, याद रखिए धार्मिक ग्रंथों में नैतिक समानता का आधार बहुत पहले से लगा हुआ है। गांधी ने क्या माना? हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है, हर व्यक्ति ईश्वर की संतान है। एक माता पिता के बच्चे बराबर होंगे, समान होंगे, असमान होंगे। आइडिया ऑफ मॉरल इक्वलिटी इज एज ओल्ड एज द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स। नैतिक समानता का विचार उतना पुराना है जितना पुराना धार्मिक ग्रंथ। इसीलिए, और सच पूछिए अगर नैतिक समानता का विचार देखा जाए तो हॉब्स में भी है, जो हम पढ़ेंगे, लॉक में भी है, जो कहते हैं सभी मानवों में कुछ क्षमताएं समान होती है। भाई नैतिक समानता का मतलब है हर व्यक्ति गरिमा में जीवन जीना चाहता है, हर व्यक्ति को अच्छे बुरे की पहचान है। और सच पूछिए इस क्लास में समानता है क्योंकि हर व्यक्ति अच्छी जगह बैठना चाहता है, और हर व्यक्ति को अच्छे बुरे की पहचान है, और हर व्यक्ति को दो ही आंख है, दो हाथ है। कई लोग गरबल देख के चेक कर रहे हैं दो ही है क्या?